दोस्तों, पिछले पार्ट में सुना कि राजकुमार रानी की जीत के कारण नदी में जाकर अपने असली रूपनाग के रूप में आ जाता है। आपको इस पार्ट में एक बूढ़े आदमी द्वारा राजकुमार के बारे में कहानी सुनने को मिलेगी। अब कहानी को एंजॉय करो। रानी बजंती रोज कथा सुनती है। रानी बजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता है। अब तो राजकुमारी बजंती का यही काम था कि वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार कुछ समय निकल जाता है। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते समय रात हो जाती है, तो वह मन में सोचने लगता है कि अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है, तो वह देखता है कि एक झाड़ू लगाने वाला आता है और पूरे जंगल में वह झाड़ू लगा देता है। फिर वह देखता है कि पानी का छिड़काव करने वाला आता है। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर देता है। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। वह देखता है कि वहां पर सभा होने लगती है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन हैं और क्या आज यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो जाते हैं। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ जाते हैं तो वहां 2 सिंहासन और भी थे, और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार उनका स्वागत करता है। उनके बीच जो चर्चा होनी थी वह चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में राजकुमार के विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार के विवाह का नाम आता है तो उसने गर्दन नीचे कर लेता है और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहती हैं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित नहीं बच पाऊंगा। वह डर के कारण उस वृक्ष की एक डाली पर चिपक कर लेटा रहता है। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ जाते हैं। तब उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि यह मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु नागपुत्र राजकुमार उस पीपल की जड़ों में बैठकर रोने लगता है और अपनी रानी बजंती को याद करता है। यह सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था और मन में सोचता है कि बड़ा ही चमत्कार हो गया है, यह मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय बजंती ऐसा कहता हुआ वह नाग वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरे होने लगता है। जब सुबह हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी बजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों न चल करके इस बात को महारानी बजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पहुंच जाता है जहां रानी बजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी बजंती रोज कथाएं सुना करती थीं। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बजंती से कहने लगता है कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाता हूं। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस जाता हूं। रात होने की वजह से मैं वहीं रुकना उचित समझता हूं और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूं।
मैं सुबह होने का इंतजार करने लगता हूँ। तब मैं वहां देखता हूँ कि वहां एक नागराज का दरबार लगता है। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे। कुछ समय तो मुझे लगा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे, परंतु मैं उस समय पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ चुपचाप बैठा रहता हूँ। और जब दरबार समाप्त होता है तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आता है। वह उस रथ से नीचे उतरता है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय बजंती कहकर रोता रहता है। उसके बाद वहीं से अदृश्य हो जाता है। अब यह बात जब राजकुमारी बजंती सुनती है तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगती हैं कि बाबा, मैं आपको इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां आपने राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी बजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंच दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर जाकर बूढ़ा आदमी कहता है कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर के सब कुछ देखा था। तब राजकुमारी कहती है, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी बजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और वह इंतजार करते हैं। दोस्तों, उस दरबार का इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस रात ना तो कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है। अब रानी बजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। तब रानी बोलती है, तो फिर आज क्या हुआ? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वो लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों, रानी बजंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया हूं। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछता है। तब ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सेवाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। हो सकता है तुमने उस सेवा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी भी उस बूढ़े आदमी से कह देती हैं कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और जब अगली पूर्णिमा की रात आती है तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलना पड़ेगा। आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी बजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी बजंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ों में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। वह झाड़ू लगाता है। पानी का छिड़काव करने वाला आता है। वह पानी का छिड़काव करता है। थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी इशारे से कहता है कि महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, रानी बजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का। महारानी उसे देखते ही पहचान जाती है और कहने लगती है कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगती है, अब इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। महारानी हिम्मत
बात करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगती हैं। उधर वह बूढ़ा आदमी डर जाता है और बूढ़ा आदमी राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रहती है। जब सभा समाप्त का समय होती है तो सभी नाग वहां से चले जाते हैं। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगता है। उसे देखकर रानी बजंती डर जाती है, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं जाता है और राजकुमारी बजंती जड़ों से निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी बजंती के सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है, रानी तुम। तब रानी कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया है, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगता है, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तब तो मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी बजंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा से मांगती है। तब दोस्तों राजकुमार कहता है, राजकुमारी रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद अपना मिलन हो सकता है। तब रानी बजंती बोलती है कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब राजकुमार बोलता है, रानी अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर के बैठना पड़ेगा, और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे आकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी होकर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज बात मान लेते हैं तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी बजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। तब से रानी राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, इस बात को लेकर दुखी रहने लगती हैं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते हैं। धीरे धीरे समय निकल जाता है। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर अब रानी कथाओं को सुनना भी बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आती है तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी, और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां दोनों उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार की तैयारी शुरू हो जाती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के नीचे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी बजंती मौका पाते ही सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सारी सभा हड़बड़ा जाती है। तब नागराज बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं लगता है? हम नाग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर बजंती कहने लगती है कि महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूं। राजकुमार मेरे पति हैं, और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज अपने राजकुमार से पूछता है कि राजकुमार ये कौन है, तो राजकुमार पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाता है और कहता है,
पिताजी एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगते हैं। तो मैंने उनसे बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा का हार का रूप धारण कर लिया था। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चित्रसेन के यहाँ दे देते हैं। मैंने सोचा राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन जाता हूँ और कई साल महाराज के राजमहलों का सुख भोगता रहता हूँ। महाराज अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा देता है। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछती हैं कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानती हैं, और जब यह नहीं मानती हैं तो जहां मेरा स्थान था वहां इन्हें लेकर जाता हूं और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता हूं और मैं अपने परिवार के पास चला आता हूं। ये बात महाराज जब सुनता है तो नागराज कहने लगता है कि देवी क्या यह सच कह रहा है। तब राजकुमारी बजंती कहती है, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। बजंती की बात सुनकर नागराज अपने पुत्र को फटकार लगाता है, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया है और फिर उनके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आए हो। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इनका साथ दोगे। इसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी पड़ेगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। दोस्तों, नागराज ने यह श्राप देकर बजंती को उसका पति प्रदान कर देता है। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद रानी बजंती और राजकुमार नागराज से सर झुककर आशीर्वाद लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वह से राजमहल की ओर चले आते हैं। राजकुमार अपनी नगरी में आता है तो वहां पहुंचकर वह देखता है कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब राजकुमार महाराज के पास पहुंचा तो महाराज अपने पुत्र को देख बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे समस्त बीमारियों ने उनका पीछा छोड़ दिया हो। पूरे राजमहल में खुशियां मनाई जाती हैं। राजा साहब पूरे नगर में यह खबर भिजवा देता है कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया जाता है और राजा चित्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रानी बजंती अपने खोए हुए पति को ढूंढ लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती है। दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, अगर उसकी जिस हट से आपके मान सम्मान या पारिवारिक रिश्ते में दरार आए तो वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।